चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि आगे जो रामी की चाची हैं धन्नो, वो दादी माँ से क्या कहती हैं। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। यानी कि रामी की चाची कहती है कि मालकिन दे दूंगी, और रोते हुए दोनों हाथों से अपने आंचल से यानी कि जो साड़ी का पल्लू है उसे पकड़कर दादी माँ के पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। कहती है कि यदि आपने दया नहीं किया, आपने पैसे नहीं दिए, तो उस बेचारी की शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ने उसे कहा कि चल हट, पीछे हो जा, मैं अभी नहा कर आई हूँ। और दादी माँ पीछे हो गई। इस बात से पता चलता है बच्चों कि दादी माँ छुआछूत को भी मानती थी। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। जाने दो दादी, यानी कि लेखक ने कहा कि दादी रहने भी दो, मैंने इस अप्रिय यानी कि बड़ा अप्रिय, प्रिय न लगने वाला प्रसंग जो बातचीत हो रही थी उसको हटाने की गरज से कहा। गरज से बच्चों कि चलो हट जाएगा, ये शादी विवाह का अवसर है, इस समय ये बात अच्छी नहीं लगती, बेचारी दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ लेखक को डांट देती है, कहती है कि चल जा अपना काम कर, ये आया है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया और दादी की डांट सुनकर लेखक आंगन की ओर चले जाते हैं। कई दिन बीत गए, मैं उस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। कई दिन बीत जाते हैं और लेखक उस बात को भूल जाते हैं। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए जगहसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। अब देखिए बच्चों, कहाँ तो दादी माँ धन्नो को डांट रही थी कि मैं सूद के पैसे आ जाने चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लेखक उस बात को भूल जाता है तो दादी माँ क्या करती है, उसके घर पैसे पहुँचा जाती है। और लेखक को जब वो मिलती है तो दादी की बातों को लेखक को बता देती है कि दादी माँ कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मेरी बेटी की शादी में कितना पैसा दिया है और कहकर गई हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करना, जो और ज़रूरत होगी तो यानी कि वो और भी दे देंगे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। और मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यानी कि तर्क पर बच्चों, दादी माँ की इस बात पर और धन्नो की बात पर कि किस प्रकार से धन्नो उस समय सहमी खड़ी थी और दादी माँ की बातों का शायद उसे बुरा लगा हो, लेकिन आज वही धन्नो दादी माँ की बड़ाई कर रही थी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। लेखक कहता है कि किशन भैया की शादी के 4-5 दिन पहले की बात है और शादी में 4-5 दिन तक औरतें रात भर गीत गाती रहती हैं। विवाह की रात को अभिनय यानी कि नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। यानी कि सभी जगह गांव में जितनी भी शादियां होती हैं वहाँ सब एक ही प्रकार का होता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उस अभिनय में विवाह से लेकर के और पुत्र उत्पत्ति तक यानी पुत्र के उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करते हैं, यानी कि उसमें जितना भी अभिनय करती हैं वो सब औरतें ही होते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। इससे पता चलता है कि जो ये अभिनय होता है बच्चों वो बारात के जाने के बाद होता है। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। ममेरा भाई बच्चों मामा का लड़का, जो लेखक है उनके मामा का लड़का राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। जो उनका मामा का बेटा है बच्चों, वह बारात जाने के बाद घर पहुंचा, इस कारण से वह भी बारात में नहीं जा सका और उसे वहां देखकर और औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी कि ये बात कही कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए। दादी माँ बिगड़ी, लड़कियों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। लेखक
कहते हैं कि दादी माँ ने कहा कि तुम्हें इनसे क्या परेशानी है, लड़के तो ब्रह्मा का रूप होते हैं। और लेखक के लिए कहती हैं कि लड़कों और ब्रह्मा का रूप यानी कि जो मन होता है वह एक जैसा होता है। अब आगे देखते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर दादी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। लेखक कहता है कि मुझे भी दादी माँ ने वहीं चारपाई पर सुला दिया और ऊपर से चादर उड़ा दी, जिससे पता न चले कि कौन सोया है। उन औरतों की बात सुनकर लेखक को हंसी आती है, लेकिन वो हंस नहीं पाते, कहीं ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए। इसके बाद जो उनकी भाभी लगती हैं, उन्हीं औरतों में से कोई एक, वो कोई ऐसी बात कह देती हैं जिसके कारण लेखक को हंसी आ जाती है और वो जोर से हंस देते हैं और इस प्रकार से सबको पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर सोया हुआ है। आगे क्या है बच्चों, देखो। देवू की माँ ने चादर खींच ली। देवू की माँ यानी कि देखा आपने ऊपर यहाँ लिखा है ना भाभी, तो वो जो देवू की माँ थी वो उनकी भाभी लगती थी। उन्होंने उसकी चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। अब तो जब देवू की माँ ने चादर खींच ली और दादी से कहा कि दादी, ये कौन बच्चा सोया हुआ है, शायद बेचारा दूध के लिए रो रहा है, मैं से दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई और इस बात को देख करके, हाथापाई से मतलब है बच्चों, वो उसको चादर खींच रही होंगी कि जिससे ये उड़ जाए। और दादी इस बात पर बिगड़ गई, कहने लगी कि क्यों लड़के के मुंह लगती हूँ। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अगले दिन सुबह देवू की माँ मिलती है और कहती है कि ये तो कल वाला बच्चा है, यानी कि यहाँ भी मजाक का प्रसंग है बच्चों। लेखक कहता है भाभी और वहाँ जोर से भाग जाता है। दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वस्तुतः किसी प्रकार की अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। जब कोई किसी प्रकार का उनसे अपराध हो जाता यानी कि गलती हो जाती, तब वो दादी माँ के पास में जाकर खड़े हो जाते और ऐसा लगता है कि उन्हें अभयदान मिल गया हो, यानी कि अब उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ को एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। स्नेह, प्यार और ममता की मूर्ति से परिपूर्ण दादी माँ की एक एक बात आज मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, कि जो परिस्थितियां आ जाती हैं घर गृहस्थी में बच्चों, उनका जो वात्याचक्र होता है, वात्याचक्र से मतलब है बच्चों, जब तूफान आता है तो जब पत्ते उड़ते हैं तो क्या होता है कई बार कि पत्तों का एक ऐसे गोल घेरा बनता चला जाता है, उसे कहते हैं वात्याचक्र। तो उस वात्याचक्र के सूखे पत्ते के समान व्यक्ति को किस प्रकार से नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी कि जो कठिन परिस्थितियां आती हैं घर गृहस्थी में, उनके विषय में दादी को विशेष रूप से अच्छी जानकारी थी। कैसे? दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई, उस समय से ही उनकी दादी बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। यानी कि जो ये संसार है, उन्हें एक धोखे की एक ऐसी पट्टी मालूम होता था जो उन्होंने सहा था। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि दादाजी ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था। मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंतक में स्थिति में और भी डाबाडोल कर दी। यानी कि ऐसे दोस्त जो कुकुरमुत्ते की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। कब बच्चों? जब दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। कुकुरमुत्ता एक ऐसा पेड़ होता है बच्चों, जंगली पेड़, पेड़ भी नहीं कहेंगे हम इसको, पौधा, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ऐसे दोस्त जो मुंह पर कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं, तो उसको उनको कुकुरमुत्ते की उपाधि दी है। कि जो शुभचिंतक दोस्त थे वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे बहुत कुछ कहते, इस प्रकार से कुकुरमुत्ते की तरह वो बढ़ रहे थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, पर घर की तो थी नहीं।
दादाजी के श्राद्ध में बच्चों मृत्यु के बाद जो एक क्रियाक्रम होता है जिसमें के व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठे होते हैं, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, और उसमें उनके खाने के लिए प्रबंध किया जाता है। आस पड़ोस में से भी लोग आते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से दादी ने उसमें खर्च करने के लिए मना किया, पर जो लेखक के पिताजी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यय कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया, और वह भी उनका अपना नहीं था मतलब बच्चों उन्होंने ले देकर इधर उधर से वह पैसा इकट्ठा किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ ये एक सर्दी का महीना है बच्चों, तो इसमें जितने भी महीनों के नाम आपके रहे जैसे क्वार आया, ये हमारे जो भारतीय महीने हैं उनके अनुसार हैं, और ये सर्दी में आता है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। जो ठंड थी वो इतनी थी कि वो शरीर के बाहरी हिस्से से होती हुई हड्डियों तक पहुंच रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। लेखक कहीं बाहर से आए होंगे, उन्होंने देखा कि दादी माँ एक गीली धोती पहन करके संदूक बिछा हुआ है उस कमरे में, यानी कि रखा हुआ है, उस पर उन्होंने एक दिया जलाया हुआ है और वो वहाँ बैठी हुई हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक कहता है मैंने दादी माँ को रोते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन शायद दादी माँ उस समय रो रही थी, आंख बंद थी, और लेखक उनके पास बैठा हुआ उन्हें बहुत देर तक देखता रहा। उसके बाद जब दादी माँ ने आंखें खोली तो उसने कहा, दादी माँ क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ, एक बात पूछूं, क्या मेरी बात का उत्तर दोगी? और मैंने उनकी प्यार भरी आंखों की तरफ देखा। तो आगे देखते हैं दादी क्या उत्तर देती है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी कि क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी भी खाना नहीं खाया? चल चल, कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक कहता है कि दादी माँ धोती तो बदल लीजिए, क्योंकि दादी ने गीली धोती पहनी हुई थी और लेखक को लगा के उनको ठंड लग जाएगी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। यानी कि दादी माँ कहती है मुझे सर्दी नहीं लग रही है, न मुझे गर्मी लगती है, चल तुझे खाना दे देती हूँ, ऐसा कहकर वो रसोई में ले जाती हैं। सुबह जब लेखक की आँख खुलती हैं तो देखते हैं कि चारपाई पर उनके पिताजी और उनके बड़े भाई किशन बैठे हुए हैं और मन मारे, यानी कि उनके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जो दूसरों को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं और सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? चारा उपाय। बाबू बोले। जो बाबू थे, यानी कि उनके जो काम करते होंगे, पैसे का हिसाब रखते होंगे, वो बाबू बोले कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब बाबू जो भी है बच्चों, इसमें उनका कहीं वर्णन नहीं आया है, इससे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि या तो उनके पैसे का हिसाब रखने वाले होंगे या घर के कोई सदस्य होंगे। तो वो कहते हैं कोई रुपया भी नहीं देता है, अभी तो पिछले भी कितने ही लोगों के बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि उनके जो चेहरे से थे ऐसा लग रहा था कि मानो वो रोना चाह रहे हों। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ, यानी कि मैं तो अभी तुम्हारे पास ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रख दिया ही हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब दादी माँ जब कहती हैं कि मैं तो अभी हूँ, उन्होंने संदूक खोला और एक चमकती सी कोई ऐसी चीज़ निकाली जो चमक रही थी और कहा कि तेरे दादाजी ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिए थे। यानी कि शायद इसीलिए दिए थे कि कभी कोई बड़ी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि तब पास ना हो तो ये चीज़ें काम आ जाएं। लेकिन मैंने इनको पहना नहीं था। उनका गला भराया और वे बोली कि मैं इसे सहेज कर, यानी कि बहुत संभाल कर रखती आई हूँ।
यह तुम्हारे दादाजी के वंश की निशानी है। किन्होंने बच्चों? दादी माँ ने आंसू पोंछे और कहा कि शायद बड़े लोग इसी प्रकार से आगा पीछा यानी कि परिस्थितियों की बातों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ चीज़ों को संभाल कर रखते थे। बच्चों अब आगे देखते हैं क्या होता है। सचमुच मुझे दादी साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। यानी कि दादी के विषय में सारे सोच विचार जब लेखक ने किए तो अंत में लेखक कहते हैं कि सचमुच मुझे इन सब चीज़ों को देख करके दादी साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। साफ भ्रष्ट बच्चों, जो शाप का अर्थ तो आप जानते हैं, किसी को साप दे देना, लेकिन दादी बिल्कुल मुझे उस साप से मुक्त एक देवी के समान लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो धुंधली छाया लेखक की आंखों के सामने आ गई थी और सारे विचार आ रहे थे कि कैसे वो जलाशय में कूदते थे, कैसे उन्हें बुखार हो जाने पर दादी उनकी देखभाल करती थी, किस प्रकार से किशन भैया की शादी हुई और उसमें औरतों ने किस प्रकार का अभिनय किया, और दादी ने दादाजी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से घर को संभाला, और जब पिताजी चिंता में थे उन्होंने किस प्रकार से उन्हें वो कंगन देकर उनका सहयोग किया। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है, यानी कि काफ़ी समय हो गया है। पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें, घिनौनी गंदी सी काली पंखें, जो उनके पंख हैं उन्हें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ से अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। हाथ में अब भी, यानी कि अभी जो किशन भैया ने उन्हें कोई पत्र भेजा है उनके हाथ में है, और उसे लेकर के उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिससे कि लेखक के हाथ कांप रहे हैं। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। जो लेखक की आंखों के सामने जो धुंधली छाया आ रही थी, चींटियों सी कतारें, यानी कि जैसे चींटियों की कतार होती है और वो आगे चलती रहती हैं और वो क्या होता रहता है, समाप्ति होती रहती है, उसी प्रकार से वो जो कतारें हैं वो धूमिल हो रही हैं, यानी कि मिट रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। किसको? पत्र को पढ़कर के जो किशन भैया ने भेजा है, शायद उसमें यही लिखा है कि दादी माँ का देहांत हो चुका है। मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता है। मन जो है लेखक का अपने आप ही बार बार अपने आप से ही पूछ रहा है कि क्या सचमुच अब दादी नहीं रही, अर्थात दादी माँ का देहांत हो गया। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से लेखक ने अपने परिवार, अपने दादी माँ, अपने पिता, अपने भैया की शादी का जो वर्णन है वो इस पाठ में किया है। सबसे ज़्यादा जो महत्व इसमें दिया है वो है दादी माँ, कि दादी माँ ने किस प्रकार से घर को संभाला, अपने पोतों से कितना प्यार किया और कितना अपने बेटे का सहयोग किया। बच्चों अगर आपको लगता है कि इस पाठ में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। फिर भी कोई परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।